Independence Day in 2018 made a mark in the history of the Indian Railway freight movement. The day saw inauguration of the first stretch of the 3360 kilometer long dedicated freight corridor. तो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं क्रैक ग्रेड बी में, और आज हम बात करेंगे कि DFCCIL एक जो कंपनी है जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये क्यों इनॉग्रेट हुई, क्यों बना और क्या कंडीशन देश के अंदर पैदा हो गई कि ये कंपनी को गवर्नमेंट को बनाना पड़ा। तो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ द DFCCIL कि DFCCIL कैसे इनॉग्रेट हुआ, क्या टाइमलाइन थी, क्या नीड थी, और जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर है जो इसका एक मेन पार्ट है DFCCIL का, वो क्या है, उसकी क्या स्ट्रेच है, कौन से स्टेट से वो गुजरता है और क्या प्रोग्रेस है उसके अंदर, इस वीडियो में हम बात करेंगे। Friends, the needs of the DFCCIL was related to this quadrilateral linking of the four metropolitan cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Howrah, and this is commonly known as the Golden Quadrilateral. Friends, ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो अटल जी ने जिसको लॉन्च किया था, रेलवे ने भी अपना एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया है। तो उसमें इन चारों बड़े शहरों को जोड़ना है, ये इस तरह से जुड़ेंगे। लेकिन कुछ शहर हैं जैसे कि दिल्ली यहाँ पर है, चेन्नई यहाँ पर है, तो इनको डायगोनली भी जोड़ना है, मुंबई और हावड़ा को ऐसे जोड़ना है। तो ये क्वाड्रिलेटरल और डायगोनली जो रेलवे रूट्स को जोड़ रहा है, ये कितनी लेंथ ऐड कर रहा है? इट इज एडिंग 10,120 किलोमीटर, और ये 16% ऑफ द रूट जो है वो कैरीड करता है 52% पैसेंजर ट्रैफिक को और 58% रेवेन्यू अर्निंग ऑफ ट्रैफिक को। फ्रेंड्स, एक बात आपको यहां से सीखनी चाहिए कि अगर मेरा एक रूट है रेलवे का और अगर उस पर मैं पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन दोनों चला रहा हूं और जिसका शेयर 52% और 58% है, तो क्या जो रेवेन्यू रेलवे जनरेट करता है फ्रेट से, क्या वो फिजिबल है? जब मैंने आपको एक डेटा बताया था पहले, या मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियोस में, तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम टाइम रेलवे जो अपनी अर्निंग करता है वो फ्री ट्रैफिक से करता है, और लेकिन जो अभी तक एग्जिस्टिंग रूट है उस पर 52% तो पैसेंजर घूम रहे हैं और 58% जो है वो रेवेन्यू, आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो फ्रेट से हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी चीज, जो इलास्टिसिटी ऑफ रेल डिमांड है, इट इज गोइंग टू बी 1.2 टाइम्स ऑफ द जीडीपी ग्रोथ, जो कि पास्ट में 0.8 और 1 के करीब हुआ करती थी। और इसके रीजन क्या थे? रीजन थे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, कैपेसिटी नहीं थी हमारे पास फ्रेट्स के लिए। तो ये सारी चीजों ने गवर्नमेंट के दिमाग में लाया कि हमारे देश के अंदर एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होना चाहिए जो स्पेशली ट्रीट करेगा फ्रेट्स को, जो हमारी फ्रेट ट्रेन होंगी वो उस पर दौड़ेगा और जो गवर्नमेंट के लिए या रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का साधन भी होगा। तो दिस इज द नीड फॉर द कैपेसिटी and this conception of the DFC on the western and eastern density of the corridor. तो रीजन क्या था? जो एग्जिस्टिंग रूट था, जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना रहे थे, वो इस फ्रेट को, इस ट्रांसपोर्ट को ले जाने के लिए सफिशिएंट नहीं था। तो दिस इज द रीजन गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम की कंपनी खड़ी करनी पड़ी, और जिसका काम है केवल और केवल फ्रेट के लिए रूट को तैयार करना। मोरओवर, हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन अ फ्यू कोर सेक्टर्स, नेमली कोल माइंस, पावर, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट प्रोडक्शन एंड पेट्रोलियम, एंड दिस इन टर्न हैव अ ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन रेलवे। आपको पता होगा कि कोल जो है, जो सबसे ज्यादा फ्रेट में जो रेलवे यूज करती है फ्रेट के लिए, वो कोल है। कोल को सबसे ज्यादा इधर से उधर पहुंचाती है ये। तो कीपिंग इन द लाइन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेलवे इन सपोर्टिंग दीज कोर सेक्टर, अ टारगेट ऑफ 1850 metric ton of freight traffic was
envisaged in the Indian Railway 2000 विजन डॉक्यूमेंट। आपको पता होगा दोस्तों, एक रेलवे ने 2020 में इंडियन रेलवे विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया था 2020, जिसमें उन्होंने टारगेट रखा था कि 1850 मैट्रिक टन का वो फ्रेट, मतलब फ्रेट की कैपेसिटी रेलवे से जनरेट करेंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए DFCCIL की जरूरत पैदा हुई और उस जरूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने DFCCIL को जनरेट किया। अब एक चीज देखते हैं कि क्या क्या DFC के स्कोप हो सकते हैं। देखिए, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस नहीं है, बट अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने के साथ आपको पता होना चाहिए कि DFC एक्चुअल में करता क्या है। अगर मान लो DFC सेटअप हो गया या लॉन्च हो गया तो उसके फायदे क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट विल रिड्यूस the unit cost of transportation by speeding up the freight train and higher productivity। अगर एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसमें एक ट्रेन जाने के लिए, एक आने के लिए आप बना दोगे, तो उस केस में आप देखो इस पर कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही है तो इस पर इजीली कोई भी फ्रेट है वो जल्दी जाएगा, ऑपरेशन एफिशिएंसी गवर्नमेंट की इंप्रूव होगी, रेलवे की इंप्रूव होगी और हायर प्रोडक्टिविटी मिलेगी। दूसरा, इसके साथ रेल का जो फ्रेट मार्केट है वो भी इंक्रीज होगा। जो मैंने आपको बताया 58% की कैपेसिटी थी और जरूरत हमें है बहुत ज्यादा, तो ये शेयर भी गवर्नमेंट का इंक्रीज होगा। अगर फ्रेट शेयर इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। दूसरा, अगर आप सेग्रीगेट कर देते हैं फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसेंजर के साथ, तो आप फ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजीली ध्यान दे सकते हो। उसके अलावा ये क्या है, ये एक एडिशनल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा फॉर हाई लेवल ऑफ ट्रांसपोर्ट डिमांड, जो मैंने आपको बताई, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है 1850 मैट्रिक टन जो इनका 2020 का विजन डॉक्यूमेंट था उसके हिसाब से है। इसके अलावा हाई एंड टेक्नोलॉजी और IT पैकिंग ऑफ फ्रेट सर्विसेज, एक ये नई टेक्नोलॉजी भी आप यूज कर सकते हो। एंड इंट्रोड्यूस द टाइम टेबल फ्रेट सर्विसेज एंड गारंटीड ट्रांजिट टाइम। आपने देखा होगा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर आप कहीं ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो जनरली आपने देखा होगा मालगाड़ी को या फ्रेट जो ट्रेन है उसको साइड में लगा के इस नॉर्मल ट्रेन को, मेल एक्सप्रेस ट्रेन को पास कराया जाता है। तो इनसे इन ट्रेन की एफिशिएंसी पर, इनके टाइम पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जब इनके लिए, मालगाड़ियों के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो रेलवे करता है, फ्रेट का जो रेलवे करता है, अगर उनके लिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो जाएगा तो सोचें आप कितना टाइम बचेगा, कितना पैसा बचेगा और कितना ज्यादा रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट के पास आएगा, क्योंकि उसका जो मार्केट शेयर है फ्रेट का वो बढ़ जाएगा। तो ये स्कोप है DFC का। नाउ अब देखते हैं टाइमलाइन फॉर सेटिंग ऑफ DFCCIL को। DFCCIL को सेट कैसे किया गया। देखिए, सबसे पहले जो रेल बजट 2005 का लॉन्च हुआ था उसमें जो मिनिस्टर ऑफ रेलवे थे उन्होंने इसको हिस्टोरिकली अनाउंस किया था कि भैया इस तरह का DFCCIL का एक जो है हम लोग एक फॉर्म करेंगे, तो उसके लिए एक फिजिबल स्टडी होनी चाहिए। इसके अलावा जो अप्रैल में 2005 में इस प्रोजेक्ट को जापान इंडिया की एक समिट हुआ करती है, मीटिंग हुआ करती है, उसमें इसको डिस्कस भी किया गया। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज राइट को बोला जुलाई 2005 में कि वो एक फिजिबल स्टडी को कंडक्ट करे विद द हेल्प ऑफ द प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे के साथ में मिलकर। जो दोनों कॉरिडोर है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर को, ये दोनों फिजिबल स्टडी करें कि भाई अगर मैं इस रास्ते से ले जाता हूं तो क्या होगा, क्या कंस्ट्रेंट आएगा, क्या एनवायरमेंट क्लियरेंसेस हैं, या फिर अगर मान लीजिए मैं इस रास्ते से ले जाता हूं तो क्या फायदा होगा, क्या जमीन हमको वहां से एक्वायर करना इजी होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे, सिग्नलिंग इजी होगी, कितने टर्न होंगे, अगर मुझे स्पीड रखनी है ट्रेन की, टर्न अराउंड उसका कम करना पड़ेगा। इस तरह की फिजिबल स्टडी जो है इन दोनों ने, राइट्स ने और इन दोनों ने, पेट्स ने मिलकर की। इसके बाद एक MOU साइन हुआ इस फीजिबल स्टडी में विद गवर्नमेंट, जब इन्होंने स्टडी को सबमिट किया गवर्नमेंट के साथ। इसके बाद द फीजिबल स्टडी रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन अक्टूबर 2007। फाइनली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फर्स्ट इट वॉज सेट एज अ स्पेशल पर्पज व्हीकल, SPV के रूप में इसको फॉर्म किया गया और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो रेलवे के पास था। उसका मेन काम था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मोबिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फिर जब इसको फॉर्म किया गया उसके बाद
DFCCIL was incorporated in 2006 अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। नाउ अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आपसे पूछता है कि DFCCIL क्या है, गवर्नमेंट का PSU है या इसको इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर किया गया है या गवर्नमेंट का स्पेशल पर्पस व्हीकल है या एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर, तो आप क्या बताओगे? नहीं, इट्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। इसके बाद इन 2020 इसको एक अवार्ड दिया, इसने एक अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट दिया। किसको दिया? वो दिया सोजिट्स और L&T को फॉर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के लिए। इन 2014 it received approval from the World Bank for loan of 1.1 billion for the construction of the 393 kilometer long इलेक्ट्रीफाइड डबल लाइन ऑन द ईस्टर्न कॉरिडोर। तो ये इसकी टाइमलाइन है जो मैंने आपको समझा दी। अब देखते हैं कि दोस्तों ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर जो हम लोग सुनते हैं एक्चुअल में वो है क्या। ईस्टर्न कॉरिडोर क्या है? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इज द रूट लेंथ ऑफ 1873 किलोमीटर। याद रखना, रिमेंबर, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो। और ये दो डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स में है। एक तो है इलेक्ट्रीफाइड डबल ट्रैक सेगमेंट जो है 1426 किलोमीटर का। ये है डांकुनी इन वेस्ट बंगाल एंड खुर्जा इन उत्तर प्रदेश के बीच में। एक सिंगल सेगमेंट है। देखिए सिंगल सेगमेंट का रीजन क्या है? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस अलोंग द एग्जिस्टिंग कॉरिडोर पर्टिकुलरली नियर इंपॉर्टेंट सिटी सेंटर। जगह नहीं मिल रही होगी कॉरिडोर को बनाने के लिए, तो सिंगल दिया है। वो कहाँ दिया है? ये है 447 किलोमीटर का बिटवीन लुधियाना, धंडरी कलन और खुर्जा के बीच में, खुर्जा दादरी के बीच में, यानी कि स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये ट्रैवल करता है। अब एक छोटी सी चीज हम जल्दी से यहाँ से देखते हैं। देखिए ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वो पहली बात तो यह है कि वो 5 स्टेट से 1 2 3 4 5 6 स्टेट से गुजरता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, जिसमें सबसे ज्यादा जो लेंथ है इसकी वो है यूपी में। तो आपको एक क्वेश्चन मिल गया यहाँ से कि अगर ईस्टर्न कॉरिडोर पास हो रहा है तो सबसे ज्यादा वो किस स्टेट को कवर करता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो वो हो गया उत्तर प्रदेश। तो सबसे कम कहा जाता है 88 किलोमीटर इन पंजाब, 72 किलोमीटर इन हरियाणा। सबसे कम हरियाणा से गुजरता है, सबसे ज्यादा गुजरता है ये उत्तर प्रदेश से। ठीक, नाउ वेस्टर्न कॉरिडोर जो है वो है 1505 किलोमीटर का और ये टोटल डबल लाइन इलेक्ट्रिक है। 2 × 25 किलोमीटर ट्रैक। देखिए एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म है, इसको मैं आपको जब टेक्निकल लेक्चर बनाऊंगा इसके ऊपर तब मैं आपको बताऊंगा। और ये JNPT टू दादरी यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल मुंबई से लेके दादरी वाया वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर, फुलेरा, रेवाड़ी से होके, मतलब JNPT से इन सारे जगहों से होते हुए दादरी तक पहुंच रहा है। अलाइनमेंट हैज बीन जनरली केप्ट पैरेलल टू, इसका देखिए एक इंपॉर्टेंट क्या है, जो पैरेलल लाइन है ना उनके साथ ही साथ इसको साथ में चलाया जा रहा है। कुछ जगह पे इसको छोड़ दिया गया, जस्ट लाइक डीवा, सूरत, अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, पालनपुर एंड फुलेरा, क्योंकि यहाँ पर शायद फीजिबिलिटी नहीं होगी इसलिए उन्होंने इसको अलाइनमेंट नहीं किया है पैरेलल लाइन के साथ, पर जनरली इसको पैरेलल ही रखा गया है एग्जिस्टिंग लाइंस के साथ। ठीक है, नाउ अब एक चीज देखते हैं वेस्टर्न DFC क्या है। ये 5 स्टेट से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा ये एरिया जो कवर कर रहा है ये कवर कर रहा है राजस्थान में और सबसे कम कर रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, याद रखना। ईस्टर्न में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है और लोएस्ट जो है वो लोएस्ट सबसे ज्यादा कवर कर रहा है वो वेस्टर्न के अंदर कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर राजस्थान और गुजरात बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरी तरफ से था और फिर मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ दोस्तों, हमने जो अपना मटेरियल था उस पर रेट कम कर दिए हैं कुछ लोगों के स्टूडेंट्स की डिमांड के हिसाब से। अब आप हमारे मटेरियल को 699 रुपए में ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और इसकी हार्ड कॉपी 999 रुपए में अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पर मंगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारे इस मटेरियल को खरीदना तो आप रजिस्टर करें www.crackgradeby.com और फिर वेरीफाई करें, ईमेल करें और सब्सक्राइब करें। वेरीफाई ईमेल से करें और सब्सक्राइब करें। देखिए हम ये 3 चीजें ही कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशंस। तो फ्रेंड्स टिल देन हैप्पी लर्निंग, थैंक यू। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।